नमस्कार। 11,000 साल सुनने में शायद सिर्फ एक नंबर लगे, लेकिन आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में जो कहानी हम देखने जा रहे हैं वो कोई साधारण टाइमलाइन नहीं है। ये एक सभ्यता के अस्तित्व, उसके विनाश और राख से उठकर फिर से दुनिया पर छा जाने की एक बेहद रोमांचक और महान गाथा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। इस पूरे सफर को हमने 5 अहम युगों में बांटा है। सभ्यता के उदय से लेकर भारत के स्वर्णिम काल, बाहरी आक्रमण और प्रतिरोध, गुलामी और क्रांति, और अंत में आधुनिक भारत की ऊंची उड़ान तक। आइए एक एक करके इन पड़ावों को समझते हैं। पहला भाग है सभ्यता का उदय, मेहरगढ़ की पहाड़ियों से लेकर शक्तिशाली मगध तक। हमारी कहानी शुरू होती है आज से लगभग 9000 ईसा पूर्व में मेहरगढ़ से। आमतौर पर माना जाता है कि उस वक्त इंसान सिर्फ कबीलों में रहकर शिकार करते थे, लेकिन स्रोत कुछ और ही बताते हैं। वो लोग न सिर्फ पक्के घर बनाकर खेती कर रहे थे, बल्कि पत्थर की बारीक ड्रिल का इस्तेमाल करके दांतों का इलाज तक कर रहे थे। जी हाँ, 9000 साल पहले डेंटिस्ट्री का जन्म। ये वाकई हैरान करने वाला है। अब 15 लाख के इस आंकड़े पर गौर करते हैं। 15 लाख वर्ग किलोमीटर का वो विशाल और शांतिपूर्ण इलाका जहां सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग सिर्फ लड़कट रहे थे, तब भारत में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे शानदार ग्रिड सिस्टम वाले महानगर खड़े थे। सड़कें एकदम 90 डिग्री पर कटती थी और ड्रेनेज सिस्टम इतना लाजवाब था कि आज के आधुनिक शहर भी उसके सामने फीके पड़ जाएं। समय के साथ बदलाव भी तेजी से हुए। प्राकृतिक बदलावों से सिंधु सभ्यता के पतन के बाद वैदिक काल की शुरुआत हुई। यहाँ लोहे की खोज तो मानो एक गेम चेंजर साबित हुई। लोहे के औजारों ने जंगलों को साफ करके खेती को इतना बढ़ाया कि छोटे कबीले 16 शक्तिशाली महाजनपदों में बदल गए। इसी उथल-पुथल के बीच भगवान बुद्ध और महावीर ने दुनिया को शांति, अहिंसा और प्रेम का एक बिल्कुल नया रास्ता भी दिखाया। दूसरा भाग, भारत का स्वर्णिम काल, ज्ञान और एकता के साम्राज्य। सिकंदर जैसे विदेशी खतरों के बाद आचार्य चाणक्य नाम के एक साधारण से ब्राह्मण ने अपने अपमान को ताकत बनाकर अखंड भारत का सपना बुना। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर उस विशाल मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, जिसने पहली बार पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोया और विदेशी ताकतों को खदेड़ दिया। मौर्य और गुप्त साम्राज्यों के दौर में भारत पूरी दुनिया की बौद्धिक और आर्थिक राजधानी बन चुका था। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का शून्य का आविष्कार, जिसके बिना आज की साइंस अधूरी है, चरक और सुश्रुत के बेजोड़ चिकित्सा ग्रंथ, और दिल्ली का वो लौह स्तंभ जिसमें 1600 सालों से जंग तक नहीं लगा है, ये सब इसी दौर की देन है। नालंदा विश्वविद्यालय की तो बात ही अलग थी, जहां दुनिया भर से 10,000 से ज्यादा छात्र पढ़ने आते थे। ये भारतीय विज्ञान और संस्कृति का चरम था। तीसरा भाग, आक्रमण और प्रतिरोध, एक तूफान की आहट। हर्षवर्धन के विशाल साम्राज्य के पतन के बाद कन्नौज पर अधिकार के लिए 3 बड़ी शक्तियों के बीच करीब 200 सालों तक संघर्ष चला। इस आपसी लड़ाई और विश्वासघात ने एक बेहद अमीर और समृद्ध भारत को विदेशी आक्रमणकारियों के सामने एकदम कमजोर कर दिया। खतरे की घंटी बज चुकी थी। यहाँ इतिहास का रुख मोड़ने वाले एक बुनियादी अंतर को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ हमारे युद्ध के नियम थे, सूर्यास्त के बाद युद्ध रोक देना और किसी भी निहत्थे पर वार न करना। दूसरी तरफ महमूद गजनी जैसे विदेशी आक्रमणकारियों के नियम थे, पूर्ण विनाश, लूटपाट और कोई दया नहीं। इसी क्रूरता का सबसे बड़ा शिकार हुआ हमारा पवित्र सोमनाथ मंदिर, जिसे बेरहमी से लूटा और खंडित किया गया। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। इतिहास के सबसे भावुक पलों को दर्शाते ये शब्द सिर्फ एक कविता नहीं है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी को जीवन दान दिया था, लेकिन राजा जयचंद की गद्दारी के कारण उन्हें दूसरे युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। आंखें फोड़े जाने के बावजूद बंदी पृथ्वीराज ने अपने मित्र चंद्रबरदाई के इन काव्यात्मक शब्दों को सुनकर सिर्फ आवाज की दिशा से बाण चलाया और गोरी का अंत कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय का जलना केवल एक इमारत का जलना नहीं था। बख्तियार खिलजी ने सीधे तौर पर भारत के दिमाग पर हमला किया था। उसने इस महान पुस्तकालय को आग के हवाले कर दिया। स्रोत बताते हैं कि वहां इतनी किताबें थीं कि आग 3 महीने तक धधकती रही। हमारे पूर्वजों का सदियों का ज्ञान, विज्ञान और गणित उस आग में हमेशा हमेशा के लिए राख हो गया। 16,000, ये कोई साधारण आंकड़ा नहीं है। जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ के किले को घेरा और छल से राजा को बंदी बना लिया,
तब रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 16,000 वीरांगनाओं ने खिलजी की दरिंदगी से अपने सम्मान की रक्षा के लिए हंसते हंसते दहकती आग में जौहर कर लिया। ये भारतीय इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दक्षिण भारत की ओर रुख करें तो तस्वीर एकदम अलग थी। एक तरफ विजयनगर साम्राज्य था, जहां के बाजारों में अनाज की तरह हीरे मोती बोरियों में बिकते थे। ये कला और संस्कृति का एक सुरक्षित स्वर्ग था। और दूसरी तरफ आज के हम्पी के खंडहर हैं। तालीकोटा के युद्ध में एक बार फिर अपनों के विश्वासघात के कारण इस स्वर्ग जैसी जगह को हमलावरों ने 6 महीने तक लूटा और शमशान में बदल दिया। लेकिन प्रतिरोध की आग कभी बुझी नहीं। अलग अलग समय पर हमारे नायकों ने संघर्ष जारी रखा। महाराणा प्रताप ने जंगलों से मुगलों के खिलाफ अदम्य युद्ध लड़ा, जहां उनके वफादार घोड़े चेतक ने एक पैर कटे होने के बावजूद उनकी जान बचाई। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी नौसेना और गुरिल्ला युद्ध नीतियों से मुगल साम्राज्य की नींव ही हिला दी। और बिल्कुल यही जज्बा बाद में हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में भी देखने को मिला। इसी अदम्य साहस को छत्रपति संभाजी महाराज के ये शब्द बयां करते हैं, चाहे तुम मुझे अपना पूरा साम्राज्य भी दे दो, मैं अपना धर्म और स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगा। 40 दिनों की भयानक यातनाओं के बाद भी उन्होंने औरंगजेब के सामने घुटने नहीं टेके। उनके इस अकल्पनीय बलिदान ने पूरे महाराष्ट्र में एक ऐसी क्रांति ला दी जिसने मुगलों के साम्राज्य को अंदर तक खोखला कर दिया। चौथा भाग, गुलामी और क्रांति, ब्रिटिश युग और हमारा संघर्ष। अब तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पैर जमा चुकी थी। 1757 में प्लासी के युद्ध में मीर जाफर की गद्दारी ने देश को गुलामी की गहरी खाइयों में धकेल दिया। अंग्रेजों ने भारत के खजाने को जमकर लूटा, किसानों को बर्बाद किया और यहाँ के फलते फूलते कपड़ा उद्योगों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। लेकिन 1857 में एक ऐसा तूफान उठा जिसने दिखा दिया कि हमारी एकता में कितनी ताकत है। हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों ने कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों का डटकर सामना किया। रानी लक्ष्मीबाई जैसी निडर नायिकाओं ने अपनी तलवार से यह साबित कर दिया कि जब भारतीय एकजुट होते हैं तो वे बड़े से बड़े अत्याचारी की भी नींद उड़ा सकते हैं। आज़ादी की इस लड़ाई के रास्ते अलग अलग थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारों ने क्रांति की आग भड़का दी। एक तरफ महात्मा गांधी का अहिंसक जन आंदोलन था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी, तो दूसरी तरफ भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों का सशस्त्र प्रतिरोध था, जिन्होंने देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। और आखिरकार वो पल आ ही गया। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को एक तरफ लाल किले पर तिरंगा फहराने और एक नई सुबह की अपार खुशी थी, लेकिन दूसरी तरफ रेड क्लिफ लाइन ने लाखों लोगों को रातों रात अपने ही घरों में बेघर कर दिया। इस बंटवारे का दर्द और खून खराबा उस नई आज़ादी के जश्न पर एक बहुत बड़ा और गहरा जख्म छोड़ गया। 5वां और आखिरी भाग, आधुनिक भारत की उड़ान, राख से महाशक्ति तक का सफर। जब अंग्रेज यहाँ से गए तो वो भारत को 562 छोटी बड़ी रियासतों में तोड़कर गए थे, लेकिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी फौलादी इच्छा शक्ति से इन सभी बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ जोड़ा और आज के एक मजबूत और अखंड गणतंत्र का निर्माण किया। 93,000 ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों के आत्मसमर्पण की संख्या है। दुनिया के इतिहास का ये सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। इस जीत ने पूरी दुनिया को ये साफ संदेश दे दिया कि भारत अब एक ऐसी क्षेत्रीय महाशक्ति बन चुका है जिसे कोई हिला नहीं सकता। आज की तस्वीर देखिए, बिल्कुल बदल चुकी है। जो देश अपना शुरुआती रॉकेट साइकिल पर ले जाता था, वो आज चंद्रयान के जरिए चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा फहरा रहा है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और गांव-गांव तक फैली एक विशाल डिजिटल क्रांति का नेतृत्व करता हुआ आज का भारत सच में अजेय है। जिस सभ्यता ने कभी अपना प्राचीन विज्ञान आग में खो दिया था, उसने आज फिर से मानव प्रगति में अपनी जगह सबसे आगे बना ली है। इस पूरे सफर को समझने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही अहम सवाल आता है। किसी सभ्यता को ये सीखने के लिए कितनी बार गिरना पड़ता है कि हमेशा के लिए अटूट बने रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, एकजुट रहना। 11,000 साल का इतिहास हमें यही सिखाता है कि भारत बाहरी हथियारों से नहीं, बल्कि हमेशा अपनों की गद्दारी से हारा है।
लेकिन जब जब ये सभ्यता एकजुट हुई है, इसने राख से उठकर पूरी दुनिया को नई राह दिखाई है। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और एकता के इस सबक को हमेशा याद रखें।